वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सबसे पहले आप लोगों का इस लेक्चर में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मालूम है, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात की थी, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात की थी, और जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स भी ले चुके हैं। आज हम लोग यूनिट वेक्टर वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व किया जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेंगे। वेक्टर का पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह निकालना है, इन सब बातों पर हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर्स के बारे में आगे की कहानी। तो पहले यूनिट वेक्टर को हम लोग लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो भाई, एक्चुअल में यूनिट वेक्टर की अपन जब बात करें तो नाम ही उसके यूनिट वेक्टर है, मतलब जिसका मतलब वेक्टर यूनिट यूनिट मतलब रिलेटेड टू वन। तो एक्चुअल में ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो इसको पहले अपन समझे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। कि सर आपने लिखा हुआ है इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, बात सही भी है। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, दो चीजें होती हैं किसी भी वेक्टर में, एक तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो केवल डायरेक्शन बचती है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स का जो यूज होता है वो डायरेक्शन को डिनोट करने में होता है। जैसे कि बिल्कुल लिखा हुआ भी है कि भाई मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका जो यूज होता है बच्चों, डायरेक्शन को डिनोट करने में इसका यूज होता है। जैसा कि वैसे ही मालूम पड़ रहा है मैग्नीट्यूड 1, तो बचा क्या, डायरेक्शन अकेला बचा। कि सर कैसे इसको डिनोट किया जाता है, तो यहां पर जैसा कि लिखा हुआ है इट इज गिवन एज ए कैप। बच्चों इसको कैप द्वारा डिनोट करते हैं, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए। क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड 1 बनवाना है तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया अपन, ताकि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड हट गया, केवल डायरेक्शन बचेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, एक वेक्टर के यूनिट वेक्टर का पूरा वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई। और मैग्नीट्यूड को अपन इस तरह ए बार और उसका दोनों तरफ जो इस तरह का सिंबल होता है मोड वाला, उससे अपन इस तरह भी दिखाते हैं। तो ये इसका मतलब है। अच्छा भाई, यहां पर पूरा वेक्टर को जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्या आना चाहिए, जैसा कि यहां पर बताया हुआ है ये कि ए वेक्टर बराबर क्या आएगा बच्चों, ए इंटू ए कैप। तो ये एक्चुअल में हम बात करें बच्चों, ये अपने पास मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड। और तो ये क्या बच्चा, फिर अपने डायरेक्शन ही होगा। तभी तो यूनिट वेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्चुअल में डायरेक्शन को डिनोट करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ए इंटू ए कैप। और ए कैप बराबर क्या आएगा, पूरा वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये इससे डिवाइड करना है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव चीज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है भाई यूनिट वेक्टर का, और डायरेक्शन को डिनोट करने के काम में आता है। ठीक है सर जी, आगे और काम में आने वाला है। अब हम लोग आज का जो अपना ऑब्जेक्ट है, पहले अपन ये यूनिट वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से अपन आज रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है सर जी, तो पहले अपन वन डायमेंशनल वेक्टर की बात करते हैं। जैसा कि नाम ही वन डायमेंशनल है, मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शंस अपन डिफाइन करते हैं फिजिक्स के लिए। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है बच्चों, उसको अपन आई कैप से दिखाते हैं। मतलब किसी के आगे मतलब 20 आई कैप लिख दिया, इसका मतलब क्या मानेंगे कि जैसे 20 न्यूटन आई कैप, इसका मतलब 20 न्यूटन फोर्स आई कैप डायरेक्शन, मतलब अलोंग या पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है वो फोर्स, ये इसके मायने निकालने चाहिए। जे कैप का मतलब क्या होता है कि अलोंग वाई डायरेक्शन। के कैप का मतलब क्या होता है, अलोंग या पैरेलल टू पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है बच्चों, या स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। कि ठीक है सर जी, यहां समझ में आ रहा है। जैसे अपन इसके यूज ये देखें, मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, मान लिए ये ओरल एक तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ओरल रिप्रेजेंटेशन है कि ये अपन ने मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, कि सर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है कितना बच्चों, 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब अपन इसको, ये तो क्या बच्चों कि सर ये तो ओरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मौखिक रूप से लिख दिया गया है वर्डिंग के थ्रू। अब इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे कि सर इसके यूनिट वेक्टर से, तो बड़ा आसान है बच्चों, एस वेक्टर बराबर ये तो 20 मीटर, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ईस्ट। ईस्ट के लिए भी अपन ये आई कैप ले सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चों, जो नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ इधर आ गया आपका ईस्ट, इधर वेस्ट डायरेक्शन आ गया, और इधर आ गया साउथ डायरेक्शन। इसके लिए भी अपन आई कैप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए माइनस आई कैप। ठीक है, और इसके लिए जे कैप, और इसके लिए
माइनस जे कैप, ये डायरेक्शन भी अपन बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है ये, इसको कई बार ब्रैकेट में भी डाल देते हैं बच्चों ये, तो इस तरह। तो ये एक मतलब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है इसमें कि ठीक है सर जी। और ये भी कि सर एक ऊपर की तरफ जैसे आसमान की तरफ टूवर्ड द स्काई, तो उसके लिए के कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर जो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो उधर माइनस के कैप लिया जा सकता है। ठीक है सर जी, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन की हुई है, तो इनको अपन ने फॉलो अप करना है बाय डिफॉल्ट। ऐसे और भी भाई, जैसे मान लिए 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर लग रहा है मान लिए, तो अपन इसको, ये तो क्या है बच्चों ऑरल रिप्रेजेंटेशन है, अब इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई, देखो बच्चों, अब इसको हम लोग ये यूनिट वेक्टर की हेल्प से, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों की नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ अपन जे कैप लिख सकते हैं। तो ये आ गया अपना आंसर, तो बड़ा आसान है बच्चों। तो ये यूनिट वेक्टर्स की यूटिलिटी है कि अपन इनसे अंदाजा लग जाता है, पूरा बताने की जरूरत नहीं होती है। जे कैप का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ या अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है सर जी। इसी प्रकार बच्चों वेक्टर्स के लिए अपन रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, एक वेक्टर को अपन ब्रेक भी कर सकते हैं। देखो ये तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन थी कि अपन ने 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन था, या 10 न्यूटन आपके नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे था, तब तो अपन ने उनको डायरेक्टली अपन ने वहां आसान था, ठीक है। बट जब कोई वेक्टर टेढ़ा होगा ना, तो पूरी तरह वो एक्स एक्सिस के अलोंग, ना पूरी तरह वाई एक्सिस के अलोंग, तो उसके कंपोनेंट में उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट ले सकते हैं, कहने का मतलब, तो उसको रिजोल्यूशन कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं कि सर कैसे, देखो भाई। तो उसके लिए मान लीजिए कोई ये वेक्टर है कि ठीक है सर जी, ये वेक्टर आपने मान रखा ये टेढ़ा वेक्टर है, ना तो पूरी तरह एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना पूरी तरह वाई एक्सिस के अलोंग है। अदर तो इधर तो आई कैप लिख देता मैं डायरेक्ट की डायरेक्शन, इधर के लिख देता कि जे कैप, पर ये तो कैसे है बच्चों कि सर ये तो टेढ़ा है, ठीक है, बट इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो देखते हैं। इसने ये पहले पॉइंट्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शंस कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ठीक है सर जी, आप समझाइए। देखो बच्चों, इसको ऐसे मानिए आप, ये वेक्टर है, अब इसको मैं दो कंपोनेंट इसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं। उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड जो एक्सिस है उसकी तरफ मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, ये इस प्रकार। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं क्योंकि ये पूरा वेक्टर है, इसको इसका प्लस ये वाला और ये वाला, इन दोनों का समेशन मान सकते हैं इस वेक्टर का। ये परपेंडिकुलर डाला वैसे तो अपन ने, बट अपन ने इसको, ये इसको क्या मान लिया अपन ने कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों कि सर इसको हम लोग जैसे ए एक्स नाम दे देता हूं मैं से, ए एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला अपन ने डिफाइन कर दिया कि सर ये मान लिया अपन ने ए एक्स। और इसे क्या मान सकते हैं अपन कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है बच्चों ये वाला, तो इसके अपन क्या लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकता हूं भाई, ए वाई, ठीक है। ए एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट या टुकड़ा, इसका एक हिस्सा, और एक हिस्सा ये, क्यों कि कंपोनेंट अपन ने ये डाला परपेंडिकुलर, तो ये प्लस ये, भाई ये दोनों रेगुलर साइड है, तो हमने पढ़ रखा है कि दो रेगुलर साइड एक के बाद एक जुड़ी होती है, तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के रिजल्टेंट को डिनोट करती है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको कि इन दोनों, ये दोनों रेगुलर साइड है और ये थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स, ये रेगुलर है ना एक के बाद एक यार, ये इस तरह ऐसे लिख सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एरो हटाते ही मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों कि सर डायरेक्शन इधर होती है आई कैप, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहां पर मैं ए एक्स आई कैप लिख सकता हूं, और ए वाई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरो को हटा दो भाई, तो मैग्नीट्यूड ही बच जाता है, ये शुरू में मैंने बताया दिया आपको। तो ए वाई, ये क्या आएगा बच्चों कि सर ए वाई जे कैप आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ गया। तो ये कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर के अपन ने कंपोनेंट ले लिए एक तरह से, तो इसे बोलते हैं अपन इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट, कि ठीक है सर जी, इन दोनों के समेशन के बराबर ये होता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लिखना सही है। अब कि सर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये लेंथ कितनी होगी, तो ये कितना माना अपन ने बच्चों कि इस लेंथ को सर आपने ए एक्स माना है, एरो कटा के ए एक्स, इसको कितना ए वाई माना, तो मुझे लगता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं डायरेक्टली अपन, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से ही आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि
ये जो अपन ये चीज फाइंड करने वाले हैं, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए कितना आएगा भाई, ये सर पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा भाई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर डायरेक्ट ही बच्चों ये। तो इस तरह का कोई इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आ गया, क्योंकि बिकॉज ये अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट लेंथ आ जाएगा। इसका मतलब आई कैप जे कैप के जो मल्टीप्लायर हैं उनका स्क्वायर कर दो, उन्हें जोड़ दो, इसका रूट ले लो। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमें काम में आने वाले हैं बच्चों आगे, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, हम लोगों को ये याद रखेंगे ये। अब ठीक है, आसान भी है ये इस तरह का। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक्सिस से कितना एंगल है बच्चों। इससे इससे मान लीजिए एंगल क्या मान लेता हूं मैं कि सर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा मान लेता हूं, इसको कई बार थीटा भी बोल देते हैं भाई। और वाई एक्सिस से एंगल को अपन जनरली बीटा दिखाते हैं, मतलब ये किसी वेक्टर का जो तिरछे वेक्टर होते हैं उनका एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, ठीक है, और जेड एक्सिस से एंगल गामा बताया जाता है। पर ये तो 2D प्लेन में है, इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ही है, ये इन्हें प्लेन बोल रखा है। ठीक है, इसलिए उससे आवश्यकता नहीं है बच्चों, उससे तो 90 डिग्री होगा इससे। तो अभी तो इन दोनों की बात करते हैं अपन। तो बताइए कैसे अपन ये निकाले एंगल भाई, ठीक है, अल्फा। तो कॉस की हेल्प से निकाल देता हूं मैं, जनरली कॉस की हेल्प से यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है। तो कॉस एल्फा कितना होगा कि सर कॉस एल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है कि सर ए एक्स, तो कितना आ गया भाई, ए एक्स अपॉन ए आ गया ये। ठीक है बच्चों, ए का वैल्यू ये भी है, तो यहाँ कितना है बच्चों कि सर ए एक्स, ये क्योंकि ये वेक्टर ही ऐसा है तो कितना है बच्चों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब कि सर ये बीटा का वैल्यू, तो कॉस बीटा से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा, तो ये भी कितना होगा बच्चों, बीटा होगा। क्यों होगा ये बीटा, क्योंकि आपस में ये कौन से एंगल है बच्चों, ये ऑल्टरनेट एंगल है भाई। तो यहां से अपन अप्लाई करें, इसी प्रकार में cos बीटा लगा दूं यहाँ, cos बीटा कितना होगा भाई, तो cos बीटा कितना होगा कि सर ये भी ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए वाई अपॉन ए हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए हो जाएगा भाई। ए का वैल्यू ये वापस से, तो ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाएगा। इवन के सर टेन थीटा से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं अपन। थीटा मतलब वही अल्फा थीटा एक ही कर दिया मैंने यहाँ पर। तो टेन थीटा से कितना आएगा सर, टेन थीटा से हम ये से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे बच्चों कि सर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा भाई। ए वाई अपॉन क्या आएगा बच्चों, ए एक्स। तो ये क्या बच्चों, एक ही चीज को दो तीन तरह से निकाला है अपन ने। ये अल्फा अपन ने एक्स एक्स, अल्फा और थीटा का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल है, और बीटा का मतलब क्या होगा बच्चों, वाई एक्सिस से एंगल है। तो इसको डायग्राम बना के अपन समझ सकते हैं बच्चों। तो ये जनरली सिंपली बच्चों अपन ड्रॉ करके और फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अगर इन फॉर्मूले को याद रखिए, इससे परफेक्ट आंसर आएगा। इस तरह के आपको कोई ना कोई वेक्टर दिया जाएगा, उससे डायरेक्ट इन फॉर्मुलों से अपन किसी पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल निकाल सकते हैं बच्चों। वो एग्जांपल में और क्लियर होगा। इसको तो अपन ने मोटे तौर पर थोड़ा थोड़ा समझना है, अभी एग्जांपल से ही पूरी चीजें क्लियर होंगी बहुत बढ़िया से। तो ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, आप जैसे उसी में से बता रहा हूं बच्चों में, जैसे एक्चुअलिटी है वैसे ही। ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। कंपोनेंट का मेन वेक्टर से क्या रिलेशन होता है, ये कंपोनेंट है जैसे। तो यहां से अपन देखें बच्चों, वैसे भी देखो ना, यहां से एक्स, ये एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का, कितना आएगा ए कॉस एल्फा। तो कितना है बच्चों कि सर यहां से आप डायरेक्ट लिख देता हूं भाई मैं, तो एक्स कितना आ रहा है कि सर जी ये तो ए इंटू कॉस एल्फा या थीटा, ये आ गया बच्चों। तो इनको बोलते हैं अपन बच्चों, ये भी इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं बच्चों, ये इस प्रकार ये बोलते हैं अपन कि एक तरह से ये एक, तो इसका ये कौन सा बच्चों, कॉस कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये आ गया। इसी प्रकार अपन बाई कंपोनेंट ये वाला, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल है भाई, इसको यहां पे भी अपन लिख सकते हैं बच्चों। ये इसको ऐसे भी दिखाते हैं कभी कभी, जैसे ये है ना, इसको ऐसे दिखा दिया ये वाला, ये भी ए वाई है बच्चों, ए वाई ये। तो इधर आ गया इसका एक कंपोनेंट, इधर एक इधर आ गया, तो इनको कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब कोई तिरछा फोर्स लग रहा है मान लीजिए, तो उसकी जगह अपन एक इधर और एक इधर फोर्स लगा हुआ मान सकते हैं। मतलब कोई टेढ़ा फोर्स है तो उसके जगह पर हम लोग एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में लगा हुआ फोर्स मान सकते हैं। तो ए वाई का वैल्यू कितना आएगा सर, देखो ए वाई का वैल्यू इसका एक तो यहां से आ सकता है अपना ए कॉस बीटा से, ठीक है, बट अपन थीटा के टर्म में ही लेना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो कितना है भाई थीटा, इन दोनों को रिलेट करना है मुझे। साइन थीटा से मैं रिलेट कर सकता हूं। साइन थीटा कितना आएगा भाई, साइन थीटा आएगा कि सर जी परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनस। तो ए वाई अपॉन कितना आएगा ए, तो ए वाई कितना आएगा भाई, ए वाई आ गया ए इंटू साइन थीटा। तो ये जनरली ट्रेडिशन में है बच्चों, इसलिए बताया मैंने ये। तो कंपोनेंट की कई बार बात करता है, तो कंपोनेंट हम लोग जैसे ये ए है और ये थीटा एंगल बना रहा है,
तो जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, ए कॉस थीटा, जैसे ये आ गया ए कॉस थीटा। और दूसरी तरफ क्या आता है बच्चों, साइन, तो ए साइन थीटा, इधर थीटा के लिए कॉस, थीटा की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट आता है इस थीटा के लिए। तो ये जनरली अपन ने आगे भी काम आएगा। इसे बोलते हैं किसी वेक्टर के कंपोनेंट निकालना, किसी फोर्स के कंपोनेंट फाइंड करना। तो इसको भूल के हम लोग इसको मिटा के हम इस जगह पर एक तरह से दो वेक्टर ये मान सकते हैं, या कोई फोर्स ऐसे लग रहा है टेढ़ा, तो उसको हटा के एक इधर और एक इधर इतने मान के फोर्स लगा हुआ मान सकते हैं, वो बराबर ही इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एक टेढ़ा लगा दो या दो परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो, ठीक है, इन इतने मैग्नीट्यूड के, तो बात बराबर ही है, ये इसका मतलब है। तो ज्यादा अपन ने पजल नहीं होना, इनको ऐसा दिया जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते ये पता होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है कोई वेक्टर तो डायरेक्शन, ठीक है, एल्फा मतलब एक्स एक्सिस से एंगल ऐसे निकालते हैं, वाई एक्सिस से एंगल ऐसे, ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है सर जी। कंपोनेंट में ये इधर कॉस इधर साइन, ये आगे धीरे धीरे अपन रिलेट करेंगे बच्चों की, ठीक है सर जी। ये तो थ्योरी है, थ्योरी में क्या होता है बच्चों, चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं होती। फिजिक्स में थोड़े एग्जांपल ले लेते हैं, एप्लीकेशन, उसके बाद पूरी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है बच्चों, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है सर जी। अब हम लोग बात करेंगे सर, और एक्सप्लेन करिए सर। 3D वेक्टर कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे इधर था तो आई कैप, इधर था तो आई कैप और जे कैप की हेल्प से अपन ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई साहब, ना तो इधर ना इधर, बल्कि टेढ़ा इधर हो, मतलब स्पेस में हो, तब आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी बच्चों, उसमें टेढ़ा होगा जब। सर कैसे, देखो बच्चों उसको भी अपन समझ लेते हैं। जैसे ये वेक्टर है बच्चों, अब ये तो भाई एक्स है, इधर वाई है, ये जेड है, ये डायगोनल अपन ने बना दिया क्यूब एक तरह से, ठीक है बच्चों, क्यूब बना दिया, और एक इस कोने से इस कोने तरफ अपन ने ये टेढ़ा एक वेक्टर अज्यूम किया, ये इस प्रकार। अब इसके लिए वही सब कि इस तरह टेढ़ा वेक्टर है सर, ये तो प्लेन में नहीं है, ये तो 3D हो गया। ये अपन ने क्या बच्चों कि सर ओरिजिन है ये तो। अब कि सर कैसे इसको डिनोट करेंगे भाई, देखो बच्चों, तो इसके लिए भी वही पूरी कहानी बच्चों अपन यहां समझते हैं भाई। क्या क्या अपन ने फाइंड करना है कि पहले रिप्रेजेंटेशन, फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वापस से वही तीनों पॉइंट अभी भी डिस्कस करना है अपन ने कि सर रिप्रेजेंट करो पहले तो बच्चों पहले तो जैसे यहां तक मैं जाऊं, देखो बच्चों इसमें कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर देता हूं मैं। जैसे यहां तक मुझे पहुंचना है तो पहले देखो एक वेक्टर तो ये लूं मैं कि ऐसे जाऊं पहले तो ये क्या होगा बच्चों कि सर ये तो ए एक्स, कि एक्स डायरेक्शन में चलाऊं मैं, इधर ए एक्स, मुझे वहां तक पहुंचना है, इनके सारे पैरेलल जाके, मतलब क्योंकि ये डायरेक्शन में जानता हूं, डिफाइंड है, आई कैप डायरेक्शन है, फिर मैं इधर जाता हूं बच्चों, ठीक है। एक तरीके ये भी है कि ऐसे चला जाता हूं, चलो ये वाला, ये कौन सा होगा बच्चों कि सर ये आप जेड एक्सिस के पैरेलल चल रहे हो, तो ये ए जेड वेक्टर हो जाएगा, ये जेड कंपोनेंट आ गया एक तरह से, मतलब एक वेक्टर का ये एल लूं मैं, एक ये लूं कि ये डायरेक्शन नोन है। इधर क्या होता है बच्चों कि सर इधर आप के कैप मान लोगे, इधर क्या मान लोगे आप, आई कैप मानने वाले हो, इधर क्या मान ले हो आप, सर जे कैप मानने वाले हो। अब ये और अपन बच्चों एक इधर चले, फिर ऐसे चलूं मैं, तो भाई साहब मैं पहुंच जाऊंगा इस जहां पर ऐसे, तो ये क्या होगा बच्चों कि सर ये ए वाई हो जाएगा, ए वाई, ठीक है। तो पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ऐसे चला, तो ये तीन, देखो बच्चों तीन वेक्टर्स एक के बाद एक जुड़े हैं, ए एक्स, ए जेड और ए वाई, और ये क्या होता है लास्ट साइड इन अपोजिट डायरेक्शन बच्चों, इनको जोड़ रही है ये। तो यहां से चालू है वेक्टर अपने और यहां तक, और खुला हुआ पॉलीगन था, इसको जोड़ दिया, तो एक तरह से एक यहां पर पॉलीगन बन गया। तो ये क्या होगा बच्चों, इन तीनों के हमने पढ़ रखा है, यदि बहुत सारे वेक्टर्स एक के बाद एक जुड़े हों बच्चों, तब क्या होता है, तो लास्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों इनके रिजल्टेंट को डिनोट करेगी, मतलब ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई बराबर ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, हम लोग ये मान सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर क्या आएगा, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस क्या आएगा बच्चों के सर ये, फिर इसमें आपने ये जोड़ा ए जेड, और क्या आएगा बच्चों के सर, और ए वाई, फिर अपन वाई एक्सिस के पैरेलल चले थे ना, तो ए वाई डायरेक्शन में चले थे, ये एक्स में, ये जेड के पैरेलल चले, ये वाई एक्सिस के पैरेलल चले, तो ये कितना है बच्चों कि सर जी ये हो जाएगा अपने पास ए वाई ये। अब हमें मालूम है कि इनको अपन ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि सर जी इसको अपन ए एक्स को पहले और इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, तो ए वाई और क्या है बच्चों कि सर ए जेड के कैप, बिल्कुल जी भाई ये आ जाएगा। अब इसको अपन बच्चों इस तरह लिख सकते हैं, और क्योंकि ए एक्स तो ये तो एक सा मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन इधर आई कैप होती है, तो ए एक्स आई कैप लिख सकते हैं। इसी के लिख सकते हैं अपन ए वाई जे कैप, और इसको अपन ए जेड के कैप लिख सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है। तो ये तो अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब इस तरह, ठीक है। तो किसी वेक्टर को अपन इस तरह मतलब
पैरेलल चल चल के पहले अपन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलो, फिर जेड एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, इस तरह। तो इस तरह अपन इसको डिनोट कर लिया ये कि ठीक है सर जी, तीन मतलब एक तरह से इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट अपन ने डिफाइन कर दिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है एक इधर है तो अपन उसकी जगह कोई इधर है तो एक अपन स्टैंडर्ड इधर, एक इधर और एक इधर, उनका रिजल्टेंट इसे मान सकते हैं बच्चों। मतलब इसको भूल के हम लोग स्टैंडर्ड डायरेक्शन में तीन वेक्टर लगे हुए मान सकते हैं या तीन फोर्सेस लगे हुए मान सकते हैं। ये इसका मतलब है कि ठीक है सर जी ये आ गया। अब भाई ये अपन ने स्पेस में था इसलिए तीन कंपोनेंट की हेल्प मिली। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं आप, मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये लेंथ देखो ध्यान से, अपन यहाँ पर वैसे तो डायरेक्ट याद रखना है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो ये इधर है तो ये ध्यान से देखो, ये नीचे एक राइट एंगल बनेगा ये इनकी वजह से, तो ये बनेगा अपना ये वाला। तो ये कितना है बच्चों? ये ए एक्स, ये कितना आएगा? ये वाला आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सर ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर आएगा ये, कि बिल्कुल सर जी, क्योंकि ये क्या बच्चों, ये यहां पर देखने में नहीं लग रहा पर ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये क्यूब है ना पूरा, तो दोनों साइड ये परपेंडिकुलर होंगे ये, तो इन दोनों की हेल्प से ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये और ये, उससे ये आएगा क्योंकि ये तो नीचे है, ये हाइपोटेनस का काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए। तो ए का वैल्यू कितना आएगा सर? ए का जो वैल्यू है ना, ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना है बच्चों? एक तो ये बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना आएगा सर? ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है भाई? ए जेड स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, और ये कर दिया अपन ने, ये का होल स्क्वायर है बच्चों, ये इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, समझो ध्यान से। और ये क्या है बच्चों कि सर ए वाई का स्क्वायर आ गया, ये बन रहा है भाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो ये आने वाला है अपने पास ए मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा कि सर ये आने वाला है, स्क्वायर रूट भी ले लेता हूं मैं, और इनको मैं ए एक्स ए वाई को पहले ए जेड को लास्ट में लिख देता हूं भाई। तो कितना है बच्चों कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आ गया भाई। तो ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है भाई। ठीक है, कितना होता है कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये आएगा इस प्रकार। बिल्कुल सर जी, ये इस प्रकार आएगा। तो ये मिलते जुलते ही तो है बच्चों। जब 2D वेक्टर था बच्चों तो उसमें ये दोनों ही थे भाई, ये ए एक्स आई ए वाई, तो वहां पर ये केवल दो ही टर्म थे। अब ये तीन हो गए तो यहाँ पर तीसरा और बढ़ गया एक तरह से। ऐसे याद रखना आसान है यार, कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है सर जी याद रख लेंगे। आपको ऐसे दिया जाएगा, मतलब यहाँ पर ax 3 हो सकता है, ये -4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, तो आपको तो यहाँ 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे करना है बस, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, और आया वो ऐसे ही है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, थोड़ा 3D है, इमेजिन करना पड़ेगा, पर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। अब डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? देखो भाई, डायरेक्शंस निकालने के लिए पहले तो अपन यहाँ पर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा डिफाइन किया था, अल्फा, और वाई एक्सिस से एंगल अपन ने बीटा माना था, बीटा ये वाला, और जेड एक्सिस से जो एंगल मानते हैं अपन, मैंने पहले बताया था आपको, गामा मानने वाले हैं भाई। तो ये अपन ने जेड एक्सिस से एंगल आ गया गामा, तो ये थोड़ा 3D है, थोड़ा सा इसमें लोड आएगा। देखो भाई, अब अपन बात करें कि सर जो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ये पहले की तरह ही जाएगा बच्चों। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कॉस अल्फा क्या आया था प्रीवियस, ए एक्स अपॉन ए, ये अभी भी यही आएगा बच्चों। अभी इससे पहले कितना आया था? एक्स अपॉन ए, प्रीवियस डिस्कशन में इतना ही आएगा अभी भी, क्योंकि देखो ये इधर है और इससे एंगल निकालना है अपन इस वाले से, तो ये जब जोड़ेंगे ना अपन ये, तो ये बनेगा एक तरह से, ये हाइपोटेनस बन जाएगा इस प्लेन के लिए। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा बच्चों, देखो ना ये ए एक्स और ये, तो ये बेस और ये हाइपोटेनस है, तो दिस ओवर दिस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस के लिए ये यहाँ इस ट्राइंगल बनेगा, ये यहाँ जोड़ेंगे ना अपन इसको तो एक राइट ट्राइंगल बनेगा बच्चों। तो ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा, तो ए एक्स अपॉन ए आएगा, तो ऐसे आया। इसी प्रकार अपन बच्चों कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा ये वाला, तो इसको भी वही है, ये ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, तो इस प्लेन में तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेनस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे बच्चों। जब इसको जोड़ेंगे ना अपन ऐसे तो एक राइट एंगल बनेगा ऐसे करके, तो इसमें ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस का रोल प्ले करेगा। थोड़ा सा मतलब यहाँ 3D है, ये ए वाई तो ये भी ए वाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो कितना है भाई कि सर जी ए वाई अपॉन क्या आएगा भाई? ए आएगा। इसी प्रकार कॉस गामा की बात करें अपन बच्चों, कॉस गामा, तो कॉस गामा भी वैसे ही आएगा। जब ये भाई एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, अल्फा में अपने पास ए एक्स अपॉन ए आया, बीटा के लिए ए वाई अपॉन ए आया, तो अंडरस्टूड है, ये भी ए जेड अपॉन ए ही आएगा यार, सिमेट्रिक है कि ठीक है सर जी ये आ गया बच्चों। तो ये डायरेक्शन निकालने के फॉर्मूले हैं। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल है बच्चों रेस्पेक्टिवली।
ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है, फॉर्मूले याद रखेंगे और आप अप्लाई करना बता ही दोगे अभी कि ठीक है सर जी हो गया ये। तो इनको याद रखना है भाई, बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि ठीक है सर जी। डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों, जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये एक्चुअल में क्या बच्चों, किसी वेक्टर के एक जो एक्सेस होते हैं उनसे एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन छुपी हुई है, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि इन सब में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आता है। तो ये लिखा हुआ है ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कि इसमें कॉस आ रहा है ना इसलिए, कि ठीक है सर जी। इनको मैथमेटिक्स में स्पेशली एल एम एन द्वारा भी व्यक्त करते हैं बच्चों, इस तरह भी इनको लिखा जाता है एल एम एन से, कि ठीक है सर जी। अब इनका जो स्क्वायर होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा या एल एम एन, इनका स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इनके साइन का जो एंगल थे अल्फा बीटा गामा, एक्सिस से एंगल थे, उनके साइन का जो स्क्वायर होता है उनका समेशन इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। कि सर ऐसा क्यों होता है, तो इसको अपन बच्चों एक लाइन में भी यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि सर ऐसा क्यों होता है। वैसे डायरेक्ट याद रखना है, फिर भी यहां मैं क्लियर कर देता हूं कि सर कैसे। भाई ये कॉस, जो अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर गामा ये था। अब जैसे ये कितना होता है कि सर ये आपने बताया था ए एक्स अपॉन ए होता है भाई, तो स्क्वायर है ना ये, तो ये करना पड़ेगा। इसको भी अपन के सर ए वाई अपॉन ए होता है, कॉस बीटा अभी बताया था अपन, तो ये स्क्वायर होगा। इसी प्रकार ये क्या आएगा कि सर ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। तो भाई साहब जी कितना आएगा, ऊपर आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा ए स्क्वायर। तो भाई साहब ये तो ये चीज होगी ना यार, कि ए का मतलब होता है इसका होल स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर है, तो ये फायदा, ये तो चीज एक ही होगी ना यार, ये ए स्क्वायर ही बन गया, ये सर भी वही लिख दो, तो ऊपर ए स्क्वायर ही बन गया एक तरह से ये, क्योंकि ये जो कंपोनेंट का जो स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है, उससे वेक्टर का स्क्वायर ही जाएगा इस तरह का। तो ये इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना यार, तो ये वही तो लिख रखा है, तो ये इसलिए लिख रखा है, सही लिख रखा है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, चेक कर लिया अपन ने, ये चेक करके देखा एक तरह से, चेक करते हैं भाई। इसी प्रकार के सर इसको भी चेक करा के बता दो, वैसे तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, फिर भी मैं आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है सर चेक करा दो। देखो भाई इसको कैसे, तो ये जब आपके पास आ गया कि सर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है भाई, तो क्या इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे क्या लिख सकता हूं बच्चों कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, ये साइन स्क्वायर बीटा इसे लिख सकता हूं बच्चों, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है बच्चों। अब इसमें भाई साहब इधर साइड में ले जाओ इन तीनों को आप, तो और एक 1 कट जाएगा, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 2 1 बचेंगे, इधर 1 और ये इधर साइड में पहुंच जाएंगे। तो बात आ गई ना ये यार, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा, कि बिल्कुल सर जी ये तो वही चीज आ गई जो आपने लिख रखी है, तो बिल्कुल आना ही था वो तो बच्चों। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है बच्चों जो कहीं कहीं आपको टकरा सकती है, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग, वही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, और जो कॉस गामा होता है वो ए जेड अपॉन ए, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, इनको हम लोग कर लेंगे। अब तो सवाल स्टार्ट हो गए भाई, थ्योरी अपनी होगी बच्चों आज की जितनी करनी थी, ठीक है। थ्योरी में थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है, अब जो थ्योरी की है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ताकि हम लोग पूरी चीजें आज ही क्लियर कर ले, ठीक है सर जी बताइए। तो भाई साहब जी यूनिट वेक्टर ऐसे बताया जाता है, तो बताओ सी का वैल्यू कितना होगा। तो मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिए, स्टैंडर्ड जो होते हैं जनरली, क्योंकि हमें चीजों को समझना है, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैल्यू तो चेंज करके बन जाएगा, मेरा तो सामान्य इसलिए है अभी। अब जैसे ये इधर का यूनिट वेक्टर है ये, तो बता सी का वैल्यू, हमें मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है भाई। इसका मतलब क्या होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चों, ये वाले इस वाले का, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आने वाला है भाई, वो कि सर ये तो 1 आने वाला है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन, जो कंपोनेंट होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, उनका स्क्वायर करते हैं, तो 0.5 का स्क्वायर होगा, 0.8 का स्क्वायर होगा, और सी का स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा कि सर 0.25, ये 0.64 आएगा, प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 आएगा, स्क्वायर कर दो भाई तो 1 ही आएगा ये। अब ये कितना आएगा सर, ये सी स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई, इसको जोड़ दो सर पहले, तो पॉइंट कितना आएगा भाई कि सर 0.89 आ गया ये, और बराबर 1 आ गया, तो सी स्क्वायर कितना आ गया कि सर सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, तो 0.11 आ गया है ना, 0.11। तो सी का वैल्यू कितना आ गया भाई, सी का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 0.11, कि बिल्कुल सर आंसर की प्राप्ति होगी ये आ गया भाई। तो ये बेसिक सवाल, लल्लू टाइप सवाल भी आते हैं बच्चों, हर तरह के सवाल आते हैं कि ठीक है सर जी, तो अपन सभी तरह के सवाल करेंगे। सर अगले सवाल पर चलिए, देखो भाई अगला सवाल, अगले सवाल में कि द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो एन
यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर है, उनका समेशन भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और उनका डिफरेंस बताओ भाई, ठीक है। तो यहां से अपन ने कहीं ना कहीं कि दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक और एक होगा, ठीक है, उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है, हमें मालूम है। तो इसको मैं डायरेक्ट अप्रोच से ऐसे करना चाहूंगा, ठीक है, डायरेक्ट में अपन ऐसे कर सकते हैं। हमें ये मालूम है कि जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ए बराबर बी होता है बच्चों, तो आर बराबर होता है 2a cos थीटा बाई 2, उसको अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर जब ऐसा होता है ना बच्चों, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और यहां तो भाई साहब एक और दे रखा है ये, तब हमें मालूम है क्या होता है, आर बराबर क्या होता है कि सर 2a cos थीटा बाई 2, ये मैंने बताया था बच्चों आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ये डिस्कस हो चुके हैं बहुत बढ़िया से कि बिल्कुल सर जी रिजल्टेंट कितना है, 1 है, 2a, ए भी 1 है, ये कितना है बच्चों की सर cos थीटा बाई 2 आएगा भाई ये, तो यहां से बात बन गई ना, रिजल्टेंट जो था वो भी 1 था ये, तो भाई साहब कितना आ गया, cos थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया है। ये कितना है बच्चों के सर, ये cos 60 डिग्री के बराबर होता है, और थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए थीटा कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 120 डिग्री आएगा, आ गया आंसर भाई, ठीक है। अरे अभी तो थीटा आया है केवल, पूछा क्या उसने, बता डिफरेंस बता भाई, तो ये किसका बच्चों, आर किस कंडीशन में था, इसके लिए होता है ये, है ना, दोनों के समेशन के लिए। अब डिफरेंस के लिए आपको ध्यान है, हमें मालूम है, बट जब डिफरेंस लेना होता है इस तरह कंडीशन में, तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला भी मैंने लिखवा रखा है भैया आप लोगों को। तो डिफरेंस के लिए क्या होगा बच्चों, आर जो होता है वो 2a sin थीटा बाई 2 होता है, 2a sin थीटा बाई 2, तो थीटा तो अपने आ ही गया ना अपने पास सब, तो a कितना है, वही यूनिट वेक्टर है 1 आ गया, और साइन और थीटा कितना है भाई कि सर 120 डिग्री आ गया बटे 2 आ गया भाई ये, तो फाइनली कितना आ गया कि सर 2 इंटू साइन 60 डिग्री आएगा, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो कितना होगा 2 इंटू √3/2, तो भाई साहब 2 से 2 कट गया, √3 आ गया ना यार, ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक तरीके होते हैं ऐसे, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो कि सर जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर या आर स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आर का वैल्यू 1 पुट करो, ए बी भी 1 पुट करो, वहां से भी cos थीटा का वैल्यू आपके पास आएगा, वो माइनस आप आएगा वहां से, फिर आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, तो कैसे आएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ए और बी का वैल्यू 1 पुट करना, और cos थीटा का वैल्यू जो भी माइनस आप आया आपका पहले रिलेशन से, वो आपको वहां पुट करके उससे भी आंसर आएगा, मतलब मैंने ऐसे कर दिया बच्चों। तो ठीक है सर जी, उससे भी करके देख लेना आप लोग, बनेगा उससे भी 100% आएगा ना, ठीक है, उससे करने की जरूरत थोड़ी है, ये कर दूं, ठीक है, रहने दूं ना, उससे स्वयं करना भैया आप लोग, है ना, ये मैंने बता रखा है बच्चों कि हाँ सर जी आपने ये प्रॉपर्टी बता रखी है, समेशन के लिए डिफरेंस के लिए होता है, तो यहाँ से एंगल आ गया, उस एंगल का इस्तेमाल इसमें डिफरेंस में काम में आ गया वो अपन है, क्योंकि दोनों स्थितियों में जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच एंगल होता है, यहाँ पे भी जो थीटा है वो ए और बी के बीच एंगल है, इसलिए लग जाएगा दोनों में, यहाँ का थीटा वहां काम में आ जाएगा। आगे ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है इससे, और वैसे भी कर लेंगे अपन डिटेल वाले से, और सवाल कराओ सर अभी, हाँ भाई सवाल चलते रहेंगे। अब भाई साहब यहाँ पे पूछा ये है कि एक बॉडी पर, एक मास पर फोर्स लग रहा है इतना, और मास का एक्सेलेरेशन कितना है कि सर मास का एक्सेलेरेशन 2 है भाई, ठीक है, अब 2a इतना फोर्स लग रहा है 2a, तो बताओ मास बताओ, तो हमें मालूम है F बराबर ma होता है, तो ये अपने पास डायरेक्ट हमें मालूम है कि सर ये फॉर्मूला होता है F बराबर ma, तो ये तो सामान्य तरीके से वैसे वेक्टर रूप में ऐसे होता है, ये F वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, ma वेक्टर, अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे अपन तो ये आएगा भाई, ठीक है, ये चीज आ जाती है कि ठीक है सर जी, अब F का वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है, वो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मतलब ये इधर भी और इधर भी है, इसका तो दे ही रखा ऑलरेडी ये, तो भाई साहब कितना आएगा, एफ ये दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना डायरेक्ट कर दूं बच्चों मैं यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा कि सर भाई आई कैप जे कैप के कैप के जो मल्टीप्लायर है 6 -8 और 10, इनके स्क्वायर लेंगे, उन्हें जोड़ेंगे और पूरे का होल स्क्वायर रूट ले लेंगे, उससे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लेने का यही तरीका होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर जी 6 का स्क्वायर प्लस कितना है भाई -8 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बताया था आपको कि आई कैप जे कैप के कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर करो और उनका होल स्क्वायर रूट लो, उससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब मास तो फाइंड करना है, और ए का वैल्यू दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड कितना भाई 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली जब इससे सॉल्व कर रहे हैं अपन बच्चों, तो ये 100 हो जाएगा, 100 + 100 200, 200 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 10√2 आएगा भाई, और m × 2 है ये ऑलरेडी, तो फाइनली कितना 2 से ये कट जाएगा ये वाला 10, तो कितना है देयरफॉर m कितना आ गया कि सर 5√2 आ गया भाई, तो 5√2 किलोग्राम, तो ये आ गया आंसर बच्चों इस तरह का। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना भाई, यही तो था बच्चों, a वेक्टर बराबर axi कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप था,
तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो वही तो किया है मैंने यार यहाँ पर, और ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये बिल्कुल छुटपुटिया सवाल भी आते हैं भाई, हर तरह के सवाल आते हैं आपके नीट में स्पेशली बच्चों। तो अब यहाँ पे भी बच्चों सवाल क्या है कि सर एक वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, बताओ इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा, किससे, एवरी एक्सिस से एंगल कितना होगा, और डायरेक्शन कोसाइंस भी बताओ। तो ये भी अपन ने भी पढ़ा हुआ है, तो जस्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो भाई यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे कि हमें मालूम है सर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपने ये बताया था, पूरा वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो पूरा वेक्टर कितना है कि सर माइनस आई माइनस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, ये है भाई। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा कि सर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आई कैप जे कैप के कैप के जो मल्टीप्लायर है उनका स्क्वायर कर दो भाई। तो इसका मल्टीप्लायर एक, तो एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, और ये आएगा रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा भाई। बिल्कुल सर जी, कितना बनेगा कि सर जी ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप, ये आ गया बच्चों। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटे, एक यहां से दो यहां से, 4 आएगा नीचे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया एक तरह से, ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, इनके मल्टीप्लायर जो होते हैं उनका स्क्वायर करो, उन्हें जोड़ो, पूरे का होल स्क्वायर लो, ये ध्यान रखना है भाई। ये आ गया। आप किसी डायरेक्शन भी पूछा है, तो डायरेक्शन के लिए क्या बताया था भाई, कॉस एल्फा। क्या बताया था कॉस एल्फा कि सर ए एक्स अपॉन ए बताया था आपने। ए एक्स का मतलब होता है कि आई कैप का मल्टीप्लायर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे लिखते थे ना यार। तो कंपेयर वहीं से करेंगे अपन। तो जो आई कैप का जो मल्टीप्लायर होगा वेक्टर में, वो एक्चुअल में ए एक्स होता है। तो यहां पर ए एक्स का रोल प्ले कौन करेगा, 1, तो 1 आ गया। अब पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो ये अभी बताया था 2 आएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो एल्फा कितना आ गया भाई, देयरफॉर एल्फा 60 डिग्री आ गया। और कॉस बीटा कितना होगा, कॉस बीटा होता है ए वाई अपॉन ए वाई कहां होता है, ए वाई छुपा होता है बच्चों जे कैप के मल्टीप्लायर को ए वाई बोलते हैं। तो जे कैप का मल्टीप्लायर ढूंढो कि सर -1 है, तो -1, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 2 आ गया था। ठीक है बच्चों, ये 2 लिख रखा है, इसका 2, तो कितना है भाई, ये कितना होता है कॉस थीटा माइनस आप किसके लिए होता है बच्चों, जब बीटा कितना हो बच्चों 120 डिग्री हो, तो ये आ गया। कॉस गामा की बात करें अपन, कॉस गामा, तो कॉस गामा कितना होता है कि सर ए जेड अपॉन ए होता है ये। अब ए जेड क्या होता है बच्चों, जो के कैप का मल्टीप्लायर, तो के कैप का मल्टीप्लायर कितना √2 है भाई। तो √2 और ए कितना है बच्चों के ए, सर ए ये है भाई 2 आएगा, तो ये कितना है बच्चों 1/√2। तो भाई कॉस थीटा यदि 1/√2 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 होगा। तो ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है भाई कि बिल्कुल सर जी ये इतना आ गया आंसर। और रही बात कि सर बताओ डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यही आंसर हो गया अपना 1/2 माइनस 1/2 तो ये अपना डायरेक्शन कोसाइन यही है सेल्फ, यही अपने आंसर हो गए। मतलब ये एल हो गया एक तरह से अपना एल, ये हो गया अपना एम, इसको बोलते हैं अपन एन, LMN। तो ये अपने आंसर आ गए। एंगल अपन इसको चाहे ऐसे अलग से दिखा देते हैं इस तरह। तो आसान होते हैं बच्चों, चीजें फंडामेंटल है, आप पूछे जाते हैं ऐसे सवाल भी, चिटपुटिया सवाल भी बच्चों। तो ठीक है सर जी, हम हर तरह के सवालों को समझ लेंगे। अब हम लोग बच्चों आगे और सवालों पर चलते हैं, और क्या क्या कहानी है समझते हैं भाई। देखो अब इसने भाई साहब पूछा है कि भाई साहब एक 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, अभी तो 1D और 2D आएगा बच्चों। तो उसमें क्या होगा, पहले तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है, एक प्लेन में मूवमेंट हो सकता है बच्चों। तो इसमें बता रखा है भाई, एक पार्टिकल चलता है ए पॉइंट से चलता है बच्चों, और ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ करके समझाता हूँ बच्चों, सर समझाइए। तो बच्चों इसको ऐसे समझिए आप, जैसे ये मान लिया अपन ने इस प्रकार, ये मान लिया मैंने x एक्सिस, इधर मान लिया मैंने y एक्सिस, ठीक है बच्चों, 0 ये मान लिया। अब उसने बोला है कि r1 पोजीशन वेक्टर बी तक गया है और वो मूवमेंट करते हुए, और दोनों के एंगल भी दे रखे हैं बच्चों। ये देखो ध्यान से पढ़ो आप, 75 और दूसरे का क्या है, बाद वाली जो पोजीशन है उसका 15 डिग्री है। इसका मतलब इन बातों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तब परफेक्ट डायग्राम बनेगा। तो मैंने जो आपको समझाता हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई आप यहां से चले हो बच्चों, कहां से, आप ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट इसको बोला है उसने यहां से, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और एंगल देखो इसका, और कहां तक गया, r2 तक गया, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों r2 तक गया है, पॉइंट बी तक। तो r2 में इधर दिखा देता हूं ऐसे, ये R2 क्यों दिखाया मैंने ऐसा, उसका कारण ये है देखो बच्चों, क्योंकि उसने ये बाद में इनके एंगल भी दे रखे हैं। R1 का जो एंगल दे रखा है ना बच्चों, ये वाला एंगल, तो ये एंगल उसने कितना दे रखा है, देखो ध्यान से 75 डिग्री बोल रखा है, ये 75 डिग्री है। और ये जो R2 है ना, उसका जो एंगल दे रखा है ना यार R2,
R2 बराबर 4 है, लेंथ दे रखी है, और कितना दे रखा है, ये 15 डिग्री दे रखा है कि दे मेक विद द एक्स एक्सिस आर दिस रेस्पेक्टिवली, इसका ये 15 डिग्री एंगल ये है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ने पर ये चीज आपको मालूम हो जाएगी कि बिल्कुल सर जी ये तो यहां से चला यहां तक गया, और ये पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन को, ठीक है बच्चों, और उस पॉइंट ओरिजिन को किसी पॉइंट से जोड़ने पर एक वेक्टर मिलता है एक, ठीक है, एक इस तरह का एरो मिलेगा, तो वो पोजीशन वेक्टर ही होता है कि वो पोजीशन ही तो बता रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, ये बी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, तो एक तरह से ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है भाई इसकी, तो इसकी लेंथ दे रखी है 3 और इसकी दे रखी है 4। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर, तो ये पूछ रहा है ये। तो कई बार फाउंडेशन के बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगी, 11th स्टूडेंट को अभी थोड़ा सा कि ये आगे आएगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अभी चिंतित नहीं होना है। एक अभी बेसिक आइडिया रखो कि यहां से यहां तक गया और इसकी पोजीशन क्या थी, जहां से चला 75, और जहां तक पहुंचे उसकी पोजीशन कितनी है, उसकी उस डायरेक्शन कितना 15 डिग्री पर है वो पोजीशन वेक्टर। तो पहले पोजीशन यहां थी, दूसरी यहां थी, पहला पोजीशन वेक्टर ये था, बाद में ये हो गया पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाला, तो हमें ये पूछा है उसने कि ये 3 मीटर ये 4 मीटर हो गया, अब ओरिजिन से डिस्टेंस ये 3 ये 4 हो गया, तो ये कितना है, कितना वो डिस्प्लेस हुआ है। तो कि सर कैसे पता लगाएंगे, देखो भाई इसको फाइंड करने का जो तरीका है, देखो यहाँ ट्राइंगल लॉ से कर सकते हैं, ये प्लस ये दोनों एक के बाद एक हैं, रेगुलर है, ये तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा। तो यहां ऐसे कर सकता हूं मैं इसे कि R1 वेक्टर और S वेक्टर बराबर कितना आएगा सर, R2 वेक्टर आएगा, इन दोनों का समेशन इसके बराबर आएगा। तो S वेक्टर कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, R2 माइनस R1 होगा भाई, R2 माइनस R1। अब उसने इसका मैग्नीट्यूड पूछा है ऑप्शन में, देखो तो क्या होगा बच्चों, ये अपन कर चुके हैं, कितना होगा कि सर जी ये तो होगा अपने पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और -2R1R2 cos थीटा आएगा ये। ठीक है बच्चों, आप सर कैसे करेंगे, भाई R1 दे रखा है ना उसने यार, R1 3 है तो 3 का स्क्वायर आएगा, R2 कितना है कि सर 4 का स्क्वायर है, -2 इंटू 3 इंटू 4, अब कैसे थीटा, अब cos, भाई थीटा देखते हैं, तो थीटा ये वाला थीटा होगा ना दोनों के बीच, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों टेल से टेल जुड़ी हुई है, तो एंगल तो ये कहलाएगा काम का। तो कितना आएगा भाई, ये 75 डिग्री है, ये 15 है, तो दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री आएगा ना यार, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये cos 60 डिग्री आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा कि सर ये तो आ जाएगा 9, ये जाएगा 16, ये कितना आएगा कि सर ये आ गया भाई ये 1/2 आएगा ना, तो ये 2 से ये एडजस्टमेंट हो जाएगा इसका 12, तो यहाँ बचेगा 4 और 4 में 9 जोड़ेगा तो 13 आ जाएगा, ये 13 आ गया, इसका मतलब आंसर ये आ गया, प्राप्ति होगी बच्चों। तो ठीक ठाक सवाल था, तो कई बार ऐसे ठीक ठाक सवाल भी आते हैं नीट वगैरह में, जेई मेंस वगैरह में, ठीक है, नीट में थोड़े से आसान सवाल आते हैं, जेई मेंस में तो आसान मतलब ऐसे सवाल आ जाते हैं, इससे भी मुश्किल आते हैं वहां पर थोड़े से, मतलब पर आते कॉन्सेप्चुअल है, फंडामेंटल है बच्चों, तो फंडामेंटल अपन कवर अप कर लेंगे, कोई समस्या आने वाली नहीं है आप लोगों को, बस आप मन से पढ़ते जाइए कि सर जी इसमें क्या मामला है। देखो भाई इसमें एक वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है बच्चों को, सर वेक्टर का लेंथ L है, उसको टर्न कर दिया, उसके टेल के थ्रू थीटा एंगल से घुमा दिया है, तो बता भाई उसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, तो हेड के पोजीशन वेक्टर में कितना बदलाव आएगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, इसको समझते हैं अपन, कोई वेक्टर है मान लीजिए बच्चों ऐसे, इसको टेल के इसको घुमा दिया, लेंथ तो L दे रखी है इसकी, और इसको घुमा दिया अपन ने ऐसे धीरे धीरे करके, ऐसे कितने एंगल से बच्चों के, थीटा एंगल से घुमा रखा है सर, इसको घुमाया, टेल से घुमाने से क्या होगा, लेंथ पर कोई बदलाव नहीं आएगा, डायरेक्शन चेंज की है केवल उसने, तो ये लेंथ भी L है और ये भी L है, पर मान लीजिए ये पहले A वेक्टर है, तो अब इसको मुझे B वेक्टर बोलना पड़ेगा, सर ऐसा क्यों, उसका कारण ये है कि डायरेक्शन चेंज हो गई ना, इसलिए भले मैग्नीट्यूड सेम है, पर ये अब पूछा कि बता इसके चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, कि पोजीशन में कितना बदलाव आया ये इसके पोजीशन में, तो मान लीजिए ये पोजीशन अपनी A वेक्टर थी पहले, अब बाद में पोजीशन B वेक्टर हो गई, तो इनका डिफरेंस पूछ रहा है वो, मतलब B माइनस A पूछ रहा है एक तरह से, तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, क्योंकि पोजीशन में कितना बदलाव आया, पहले पोजीशन यहाँ थी बाद में यहाँ थी, पोजीशन ये बन गई एक तरह से, तो हमसे पूछ रहा है वो एक तरह से चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर का, तो डायरेक्टली अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है सर जी डिफरेंस पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मतलब इसको बाद वाली पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन घटा देता हूं मैं, पोजीशन वेक्टर ये पूछना चाह रहा है वो डिफरेंस, और इसका मैग्नीट्यूड और निकाल देते हैं, तो कैसे आएगा बच्चों मैग्नीट्यूड,
ठीक है, एक तरीका ये है बच्चों, और भी तरीके बता दूंगा कि सर ये क्यों ले रहे हो आप, अभी समझाता हूं उसका भी। तो भाई साहब ये b माइनस ए और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहे हैं, तो ये तो वो हो गया ना 2a साइन थीटा बाई 2 हो गया, ये 2a साइन थीटा बाई 2 ये बन गया बच्चों, 2a साइन थीटा बाई 2। अब थीटा से घुमाया अपन ने तो ये आ गया, और a की जगह l पुट कर देंगे केवल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, घुमाया है ना अपन ने केवल, तो कितना आएगा 2l और साइन थीटा बाई 2, ये आंसर आ गया बच्चों इतना। तो ये कई बार कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मतलब ये 2l साइन थीटा बाई 2, तो घूम जाता है कोई वेक्टर तो उसमें बदलाव इतना होगा, ये बदलाव है एक्चुअल में पोजीशन यहां से यहां, तो ये अपने आप ही इसको जोड़ोगे ना आप, मान लीजिए एक नया वेक्टर मान लो सी वेक्टर, तो डिफरेंस को बताएगा ये, क्योंकि ए डिफरेंस को बताएगा ये, भाई आपका जो पोजीशन वेक्टर में कितना चला, तो ये चला, तो ये पूछ रहा है एक तरह से, वो ऐसा भी मान सकते हैं अपन। तो क्यों, तो सिंस क्योंकि ये दोनों रेगुलर है, तो ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर दोनों रेगुलर साइड है ना यार, ये अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर वी वेक्टर आया, तो सी वेक्टर कितना है बच्चों, सी वेक्टर आ गया वी वेक्टर माइनस ए। तो ये एक्चुअल में जो है ना, यदि अपन घुमाने पर और उनको जोड़ देते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, तो वो जो वेक्टर आता है वो डिफरेंस को ही बताता है बच्चों एक्चुअल में, ठीक है। तो ये इन दोनों के डिफरेंस को बता रहा है, वही पूछ रहा है वो कि हेड यहां से यहां पहुंच गया, तो इसका जो पोजिशन में जो बदलाव आया वो कितना आया, तो वो डायरेक्टली अपन b माइनस ए ही होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल करके आ जाता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सा है, तो ये तो थोड़ा सा अपन इसमें पजल नहीं होना, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ना चेंज करें, और केवल जैसे एक वेक्टर ये है और मैग्नीट्यूड ना चेंज कर डायरेक्शन चेंज कर दे थीटा से, तो भी उसमें बदलाव आएगा। तो b माइनस ए का घुमाने पर लेंथ तो बराबर रखा है ना, तब भी कितना आएगा वो 2a साइन थीटा बाई 2 आएगा, इसे याद रखो आप तो, ठीक है। ये फिजिक्स में कई जगह काम में आएगा, वो मेरा काम है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करवाऊंगा आपको फील आ जाएगा। अभी हो सकता है ये मैथमेटिकली बात हो रही है ना, तो थोड़ा कम फील आ रहा है, बट ये काम की चीज है बच्चों, ये काम में आएगी अपने आगे के, ठीक है सर जी। तो अभी तो फिलहाल ये ठीक है बच्चों, या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ एक लाइन में, देखो मैं समझा ही देता हूँ अभी आपको कि सर और समझाओ इसको, थोड़ा सा कम आया ये, मैं जो बता रहा था ना बच्चों, चेक करके बताता हूँ आपको। देखो जैसे मान लीजिए ये ऐसे समझो बच्चों, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी है इस जगह पर, ये वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी v है, यहाँ पर स्पीड v है और यहाँ पे भी इतनी है। अब मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, पर कितना एंगल से घूम गया ये वेक्टर, देखो ना पहले वेक्टर ऐसे था, ऊपर की तरफ था ना यार, पहले ऐसे v ऐसे था कि यहां सर इधर था, अब ये इधर हो गया इधर, तो कितने से घूम गया ये, कि सर ये तो अब 90 डिग्री से घूम गया, तो इसमें ये बदलाव आया बच्चों। तो बदलाव कैसे आएगा, डेल्टा वी पूछे अपन से कोई, डेल्टा वी, ये बताओ वेलोसिटी में बदलाव कितना आया, तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करेंगे तो कितना आएगा, या पहले वैसे ही कर लेते हैं अपन कि सर पहले वेलोसिटी क्या थी, ये थी इधर, फिर इधर हो गई, तो ये कौन सी वेलोसिटी है भाई, ये वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल घटाऊंगा मैं, तो कितना है बच्चों के फाइनल वेलोसिटी हो गया इधर, इधर कौन सी डायरेक्शन में माइनस आई कैप, तो ये माइनस वी आई कैप हो गया, और इनिशियल क्या होगा बच्चों, ऊपर की तरफ है तो वी जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अपन तो कितना है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा, बताया था ना आपको कि आई कैप जे कैप के जो मल्टीप्लायर है बच्चों, उनका स्क्वायर कर दो आप, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये तो कितना आएगा बच्चों कि सर ये आएगा √2, इसका रूट ऑफ ये आएगा √2 भी आएगा बच्चों, इतना ही तो आएगा ये। तो पहले ये था आपका इनिशियल, ये था इनिशियल, इनिशियल किधर डायरेक्शन थी बच्चों, ऊपर की तरफ थी, तो थोड़ा सा ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो कोई नहीं बच्चों, भूल चूक लेने देनी यार, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है सर जी, इनिशियल और फाइनल ये हो गया इधर, यहाँ चक्कर लगा रहा था मतलब, तो वेलोसिटी में बदलाव है, स्पीड में भले ही यहाँ पर क्या होगा बच्चों, स्पीड तो उतनी ही है, बट डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी में बदलाव माना जाएगा। तो पहले इधर था जे कैप डायरेक्शन में, फिर इधर हो गया माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तब डिफरेंस आएगा, तो कितना है √2 भी आया। अपन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे आएगा बच्चों, और देखो इस फॉर्मूले से, तो ये तो मैं बताना चाह रहा था आपको एक्चुअल में, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं, थोड़ा सा ये किचपिच होगी यहाँ जगह थोड़ी सी, ये देखो बच्चों जैसे अपन इससे डायरेक्ट इस्तेमाल करें अब, तो यहाँ ए का रोल प्ले कौन करेगा, वी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना बच्चों, और इसी में बदलाव आ रहा है, तो कितना आना चाहिए इससे, डेल्टा वी का जो फॉर्मूला लग जाएगा इस तरह के इसमें, तो 2v साइन थीटा बाई 2 आएगा। तो कितने से घूमा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर कितने से घूम गया, 90 डिग्री से, तो यहाँ थीटा 90 पुट कर दो, आंसर वही आएगा 2v साइन 90/2 आएगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये भी √2v आएगा, क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इतना ही आएगा √2v। तो ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो ये मतलब बहुत जगह काम में आता है बच्चों, जब कोई भी वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहे, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो, तब उसमें बदलाव पूछा जाता है, कई बार वो मैटर करता है हमारे लिए।
तो बदलाव कैसे निकाल सकते हैं? 2a sin थीटा बाई 2। यदि वेलोसिटी की बात हो रही है तो 2b sin थीटा बाई 2। यदि मोमेंटम में कितना बदलाव आया तो 2p sin थीटा बाई 2। फोर्स में कितना बदलाव आया? 2f sin थीटा बाई 2। ऐसे हो जाता है मतलब, ठीक है। पर कब लगेगा? जब केवल कोई वेक्टर घूमे, केवल तब ये लगा सकते हैं कि ठीक है सर जी, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। वैसे तो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा जब सवाल आएंगे एक्चुअल फिजिक्स में। हाँ भाई, कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस में वी इन इक्विलिब्रियम, कौन से सेट से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? पहले सेट को चेक करते हैं भाई, ये पहले भी किया था अपन ऐसा सवाल। सबसे बड़े वाले को क्या दोनों छोटे बैलेंस कर सकते हैं क्या? तो सबसे ताकतवर कौन है बच्चों? कि सबसे ताकतवर ये है। इससे पूछो इसको, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है इस ग्रुप का, स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या ये दोनों मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। 5 का मुकाबला 3 और 1 एक तरफ भी हो जाए तो भी मुकाबला नहीं कर सकते। कि मैक्सिमम ये कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे बच्चों? कि सर ये मैक्सिमम 4 न्यूटन ही, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। इसको चेक करते हैं, क्या सबसे ताकतवर ये है? सबसे ताकतवर, हाँ बच्चों, कि सर जी इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, ये वाला। तो इसको भी बैलेंस कर सकते हैं क्या बच्चों? ये दोनों कमजोर वाले फोर्सेस, कि सर 3 और 5 मैक्सिमम 8 प्रोड्यूस कर सकते हैं और मिनिमम इनका डिफरेंस 2 और 8 तक इनकी रेंज है, पर ये तो रेंज से बाहर है यार, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। ये इसको पूछते हैं भाई, इसमें कौन बड़ा है? ये सबसे बड़ा है। क्या इस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को, इस ग्रुप का स्ट्रॉन्गेस्ट है ये दोनों इसका मुकाबला कर सकते हैं यार, क्योंकि इनका मैक्सिमम 8 आएगा और मिनिमम कितना आएगा? डिफरेंस से कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। तो कुल मिला के ये दोनों मिलके कितना 2 से लेके 8 तक फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस 6 को तो बैलेंस कर ही सकते हैं ना यार, तो ये पॉसिबल हो गया। इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं होता होगा। इसको ये दोनों मिलके नहीं कर सकते भाई। ये 15 है, इन दोनों की ताकत मैक्सिमम 8 हो सकती है और मिनिमम 2 हो सकती है। तो 15 इनसे मतलब काबू में नहीं आएगा। क्योंकि सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप काबू में आना? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 प्राप्त करना। तीनों को लगाना भी है और 0 की स्थिति देखनी है। तो एक जितना लग जाएगा, जितना ताकतवर बल, ये लग जाएगा 15। तो ये दोनों छोटे, उसको रेस्ट पर कैसे बना पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कि सबको अलग अलग डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। तो वो केवल इसी के लिए संभव है। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब कॉमन सेंस वाला सवाल था। हाँ भाई बच्चों, कि सर ये सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, पर इसको डायग्राम से करेंगे अपन। देखो बच्चों, कि ये बोला है इसने भाई कि 2 फोर्सेस आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन। मतलब दोनों का जो बच्चों जो मैग्नीट्यूड का जो समेशन है वो कितना है? कि सर जी 18 है। ठीक है, लिख रखा है भाई। और उनका रिजल्टेंट कितना है बच्चों? रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, और मैग्नीट्यूड भी दे रखा है रिजल्टेंट का, 12 न्यूटन है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बच्चों 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो इस तरह के सवालों को अपन ट्राइंगल रूल से भी कर सकते हैं बच्चों। और यहां पर भी कौन सा बनेगा? कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर। इसका राइट ट्राइंगल बना के अपन कर सकते हैं बच्चों। तो ये राइट ट्राइंगल बना दिया, जैसे मैंने ये राइट ट्राइंगल बना दिया, ये बन जाता था 2 फोर्सेस और उनका रिजल्टेंट मुझे इससे ही दिखाना है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि स्मॉलर वन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स तो मुझे लगता है स्मॉलर के परपेंडिकुलर है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करता हूं कि स्मॉलर यहां लेंगे, उसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट को इधर बनाना चाह रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा मैं बदलाव कर देता हूं फटाफट से। ठीक है सर जी, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ज्यादा फील आएगा बच्चों। ऐसे बनाए, अभी समझाता हूं ऐसे क्यों बनाया है मैंने। क्योंकि उसने बोला स्मॉलर के परपेंडिकुलर, तो मैं इसको तो मैं नेट फोर्स वाला मानना चाह रहा हूं, इसको स्मॉलर मान रहा हूं। जैसे F1 मान लो, पहला वाला फोर्स ये, ठीक है, और इसको मैं F नेट मानना चाह रहा हूं, F नेट। तो उसने बोला ना कि जो रिजल्टेंट है ना वो स्मॉलर के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने ये बनाया। ठीक है सर जी, और ये अपन ने दे रखा है, और इसने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रिजल्टेंट का 12 है। तो ये 12 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक तरह से ये 12 सेंटीमीटर लेंथ मान सकते हो एक तरह से। और स्मॉलर के बारे में कुछ नहीं बोला। हाँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बता रखा है कि 18 है। ये F1 है। देखो ये रिजल्टेंट कब आएगा? जब ये और ये दोनों रेगुलर साइड ये होंगी और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये F2 हो जाएगा अपना। तो ये क्या आ गया बच्चों? F1 प्लस F2, ये दोनों रेगुलर है, ये इक्वल टू F नेट हो जाएगा। तो कंडीशन तो बन रही है। अब उसने बोला है कि इनका जो समेशन है वो कितना है बच्चों? देखो ना 18 न्यूटन है इनके मैग्नीट्यूड का। तो इसको मैं x न्यूटन मानता हूं जैसे, तो इसको मुझे 18 माइनस x मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का समेशन उसने 18 बोल रखा है। तो एक को x, तो बाकी का ऐसे मिलेगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड का समेशन कितना दे रखा है? 18 लिखा हुआ है भाई। अब तो बच्चों ये लेंथ मुझे 12 मिल गई, ये x मिल गई, ये 18 माइनस एक्स, तो 5 10 भी लगा सकता हूं मैं।
तो वहां से मेरे को आइडिया लग जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया इससे। तो ये डायग्राम से हो जाते हैं इस तरह के रिजल्टेंट वाले क्वेश्चंस। इससे पहले भी अपन ने किए हैं और भी कराऊंगा मैं आपको एक दो सवाल, ताकि ये इस पर और कमांड हो जाए अपनी। तो कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो कितना है भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा कि सर जी 18 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब तो बच्चों एटेंड ट्रायल से भी अपन चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। क्यों? क्योंकि 5 अपन ऐसे एटेंड ट्रायल से कर लो या पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं अपन। तो x इक्वल टू 5 पुट करो जैसे, तो 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ पर देखो ना कितना आएगा, 13 का स्क्वायर, इससे भी 13 आएगा देखो आप। तो ये 18 माइनस 5, तो ये एक तरह से बराबर आ रहा है पढ़ना। ठीक है बच्चों, ये तो ये x बराबर 5 आ गया एक, तो ये 5 आ गया छोटा वाला, तो 18 माइनस एक्स दूसरा 13 आएगा। ठीक है, ये 5 आ चुका है इससे। ये अपन ने मतलब एटेंड ट्रायल से किया है, वैसे आपको पूरा सॉल्व करोगे तब आएगा। तो ये आप कर सकते हैं, ऐसे करते आए सॉल्व इस इक्वेशन को, आगे जब सॉल्व करेंगे अपन तो बन जाएगा। तो इस तरह के मतलब ये क्वेश्चंस अपन और भी करेंगे, उस पर कमांड हो जाए ये। इस तरह के जब लगे ना आपको दो फोर्स है, दो वेक्टर, उनका रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब आप समझ जाना कि इस तरह का ट्राइंगल बना के राइट ट्राइंगल से वो तुरंत ही इस तरह के सवाल बनते हैं। इससे पहले भी मैंने करवाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अरे खत्म हो गया भाई अपना बच्चों। तो ये पूरा आज का जो टॉपिक था, जो अपना जो टारगेट था, वो अपन ने कवर अप कर लिया है। तो वापस से वही बात कि अपन लिटिल प्रोग्रेस, मतलब रोजाना के रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा करते जाए जीवन में। कि मतलब एक दिन में कोई भी बहुत महान नहीं बनता बच्चों, है ना। एक दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता एक दिन की पढ़ाई से। वैसे ये लिटिल स्टेप हो पर वो अच्छी हो, मतलब है ना, पूरी ऑनेस्ट वाली हो। तो आप वापस लगे रहिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में अपनी मुलाकात होगी। थैंक यू।